नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी उठापटक पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट गुट को एक बार फिर से राहत मिली है। अदालत ने उनकी याचिका को सही माना है। अदालत ने स्पीकर के नोटिस पर फिलहाल स्टे लगाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए निर्देश दिए हैं, यानी स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। हालांकि अन्य मामलों को लेकर अदालत में सुनवाई जारी है। आगे की सुनवाई में इस मामले में कानून पर चर्चा की जाएगी। वहीं बता दें कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राजस्थान स्पीकर को बागियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का आदेश सुनाया था, जिसके बाद स्पीकर ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सुनवाई टालने से मना कर दिया था। दरअसल पायलट खेमे का कहना है कि वो पार्टी के अंदर रहकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं और पार्टी बैठक पर व्हिप लागू नहीं कर सकती। ऐसा केवल विधानसभा सदन के लिए होता है। वहीं गहलोत खेमे का कहना है कि बागियों ने पार्टी नियमों का उल्लंघन किया है। वे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो उनकी मंशा को दिखाता है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाई कोर्ट के स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। इस नोटिस और विधानसभा का सत्र बुलाकर सीएम अशोक गहलोत बागी विधायकों पर दबाव बनाना चाहते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार से विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी थी। इस सत्र के दौरान सचिन पायलट समेत बागी 19 विधायकों पर दबाव बनाया जाता। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम अशोक गहलोत के सामने विधानसभा सत्र बुलाने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच पहली बार सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अपने बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उनका कहना है कि वे पार्टी के अंदर रहकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल अशोक गहलोत की नहीं बल्कि उनकी भी है। वहीं सचिन पायलट ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कहा कि मैंने अब तक पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है और मैं सभी आरोपों के जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई अशोक गहलोत से है। मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। पूनिया का कहना है कि अगर प्रदेश में परिस्थितियां बनती हैं तो सचिन पायलट भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए ही बगावत कर रहे हैं और देश में ऐसा इतिहास रहा है कि जिनके पास कम विधायक रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने अंतर्विरोध की वजह से खत्म हो रही है। जहां पर सचिन पायलट जैसे नेता को पार्टी छोड़नी पड़ रही है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हाथ से निकल के नेता अपने आप को स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा सत्र बुलाए जाने के सवाल पर पूनिया ने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तब विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि दो संवैधानिक संस्थाएं आपस में अपने अधिकार को लेकर नहीं टकरा सकती। कोरोना संक्रमण की वजह से मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लंबित हैं। इनमें से 7 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को टाल दिया गया है, जबकि 56 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे।
इसको लेकर चुनाव आयोग ने आज बैठक करेगा। इसमें चुनाव आयोग इस बात पर चर्चा करेगा कि मौजूदा माहौल में उपचुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटों में से 27 सीटें रिक्त हैं। इनमें से 2 सीटें विधायकों के निधन की वजह से खाली हैं, जबकि 25 सीटों के विधायकों ने इस्तीफा दिया था। मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 समर्थक विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके चलते कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इसके अलावा हाल ही में कांग्रेस के 3 और विधायकों ने पार्टी छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी वजह से उनकी सीटें भी खाली हो गई हैं। इन्हीं 27 सीटों पर उपचुनाव कराया जाना है, जिनमें से अगर विधानसभा सीट पर आयोग ने चुनाव टाल दिया है, बाकी सीटों को लेकर आज फैसला होगा। कोरोना वायरस संकट के बीच कई सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। इस महामारी के बीच जल्द ही स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि इस बार दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर नजारा कुछ अलग होगा, क्योंकि इस बार 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान मेहमानों की भीड़ नहीं होगी, न ही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार 15 अगस्त के मौके पर काफी कम मेहमानों को न्योता दिया जाएगा। इस दौरान स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। बता दें कि 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के ठीक सामने बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहते हैं। बिहार में उफनती नदियां और बाढ़ के पानी में लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन को बेहाल कर दिया है। इस बार राज्य के करीब 10 से ज्यादा जिलों में स्थिति नाजुक हो चली है। इस बीच बिहार की गंडक नदी पर बना बांध गोपालगंज और चंपारण दोनों तरफ से टूट गया है। ये पुल गोपालगंज के बरौली प्रखंड और माझा प्रखंड में टूटा है, जबकि पूर्वी चंपारण साइड में संग्रामपुर में तटबंध टूट गया। दरअसल 21 जुलाई को गंडक बराज वाल्मीकि नगर बराज से 4,36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसी पानी के दबाव से तटबंध ओवरफ्लो होकर टूट गया। गंडक के दोनों किनारे पर हुई इस टूट से गोपालगंज, छपरा और पूर्वी चंपारण के सैकड़ों गांव प्रभावित हो गए। ग्रामीणों ने बांध को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पुल को बहने से न रोक सके। इससे पहले गोपालगंज में गंडक नदी पर बना पुल एक हिस्सा बह गया था। बता दें कि बिहार में बाढ़ से हाहाकार के बीच 5 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। सभी जिलों में मिलाकर करीब 245 पंचायतों में तबाही मची हुई है। वैसे तो प्रशासन बचाव अभियान चला रहा है और 5,000 लोग रिलीफ कैंपों में भेजे जा चुके हैं, लेकिन जिस पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है, जितनी आबादी मदद की मोहताज है, उस तक जमीनी स्तर पर कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। वहीं असम में अभी ब्रह्मपुत्र नदी गरज रही है। उसके विस्तार से कई जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं। बाढ़ की वजह से देश भर में सबसे ज्यादा तबाही असम में ही है। असम में बाढ़ की वजह से 89 लोगों की जान जा चुकी है। 26 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 2500 से ज्यादा गाँव में ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से तबाही मची है। हालांकि लोगों की राहत के लिए 391 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जहां फिलहाल 45,000 से ज्यादा लोग हैं। करीब महीने पहले किडनैप पैथोलॉजी कर्मी संजीत यादव की दोस्तों ने हत्या कर दी और उनका शव पांडु नदी में फेंक दिया। वहीं गुरुवार रात पुलिस ने 2 दोस्तों समेत 4 युवकों और 1 युवती को हिरासत में लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने 26 जून को ही हत्या कर शव को पांडु नदी में बहाने की बात को स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर संजीत की बाइक बरामद की है। हालांकि शव की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए पुलिस भी हत्या की पुष्टि नहीं कर रही है। इस बीच सुबह से लेकर शाम तक पीएससी ने पांडु नदी के किनारे शव की घंटों तक तलाश की। शव नहीं मिलने पर देर रात पीएससी की एक मोटर बोट मंगवाकर तलाशी शुरू कराई गई। बता दें कि आरोपियों ने परिजनों से फिरौती के 30 लाख लेने के बाद भी संजीत की हत्या कर दी थी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।
भारत चीन सीमा गतिरोध के बीच आज दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर की बैठक होगी। चीन के सीमा पर गतिरोध के बाद से ये चौथी बैठक होगी। बैठक से एक दिन पहले गुरुवार को समीक्षा करने के लिए राजनयिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने गुरुवार को कहा कि इस बैठक में मुख्य ध्यान मतभेदों को खत्म करने पर होगा। इस वार्ता को लेकर भारत ने उम्मीद जताई है कि चीनी पक्ष पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिकों को पूरी तरह से हटाने, तनाव कम करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की पूर्ण बहाली के लिए नई दिल्ली के साथ ईमानदारी से काम करेगा। भारत ने गुरुवार को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पड़ोसी देशों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों के बिल्डर्स यानी कि बोली लगाने वालों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। भारत सरकार के इस फैसले को चीन को काउंटर करने के तौर पर देखा जा रहा है। भारत सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है। भारत की सीमा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, नेपाल और भूटान से लगती है। हालांकि सरकारी बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है। अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़बड़ाहट बढ़ती जा रही है। एएफपी के मुताबिक चीन ने चेंगडू स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। चेंगडू दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी है। इससे पहले अमेरिका ने चीन के ह्यूस्टन स्थित कॉन्सुलेट को बंद कर दिया है। अमेरिका ने सुरक्षा मसले पर चीन को ह्यूस्टन में अपने कॉन्सुलेट को बंद करने को कहा था। इसके बाद चीनी मीडिया ने दावा किया था कि जल्द ही चीन वुहान में मौजूद अमेरिकी कॉन्सुलेट को बंद करने का ऐलान कर सकता है। इसकी शुरुआत दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगडू से की गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर से चीन पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने चीन को आड़े हाथों लेते हुए उससे मुकाबले के लिए समान विचारधारा वाले देशों और संयुक्त राष्ट्र, नाटो जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को एक साथ एक मंच पर आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आज हमने घुटने टेके तो हमारे बच्चों के बच्चे उसकी दया पर निर्भर रहेंगे। पोम्पियो ने कहा कि हम जानते हैं कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एक सामान्य सेना नहीं है। इसका उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के पूर्ण शासन को बनाए रखना और चीनी साम्राज्य का विस्तार करना है, न कि चीनी लोगों की रक्षा करना। यही वजह है कि अमेरिका के हमारे रक्षा विभाग ने अपने प्रयासों पूर्व और दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलमंडल रूप मध्य में नेविगेशन संचालन की स्वतंत्रता के साथ साथ अपने प्रयासों को गति दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब इसकी जद में खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह की तबीयत गुरुवार को खराब हुई थी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जयप्रताप ने बताया कि वे लखनऊ में ही हैं और अपने आवास में होम क्वारंटीन हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही स्वस्थ हो जाऊंगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस बेकाबू हो चला है। संक्रमण फैलने की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 24 घंटे में कोविड-19 के 2529 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 35,803 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यूपी में फिलहाल कोरोना के 21,000 से ज्यादा मरीज हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध में तनाव को मौके के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपनी करीबी बढ़ाने में लगा है। इसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी खूब हो रही है। हालांकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और भारत की दोस्त शेख हसीना के सामने इमरान की दाल नहीं गली
और उन्होंने भारत विरोध को बयान नहीं दिया। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना से टेलीफोन पर बातचीत की, लेकिन शेख हसीना की तरफ से कोई उत्साहजनक और सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। इमरान खान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के सामने कश्मीर और सार्क का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार ने इस बातचीत के बाद अलग अलग बयान जारी किए जो बिल्कुल अलग थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि इमरान खान ने कश्मीर में गंभीर हालत के बारे में बातचीत की और समस्या के जल्द समाधान की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि बांग्लादेश सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं था।